देखिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो शॉर्ट में ईएसआर या ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं हम इसे। सबसे पहली बात कर रहे हैं कौन से रीजन से ये बिलोंग करती है, हम कहते हैं माइक्रोवेव। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है? माइक्रोवेव। सबसे पहला रेडियो वेव था जहां से एनएमआर और एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बिलोंग कर रही थी। उसके बाद माइक्रोवेव रीजन था अपना जहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बिलोंग कर रही थी, और एक कौन करती है? ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर रहेगी बात? उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कंडीशन फॉर ईएसआर एक्टिव। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहले कहते हैं कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसके बाद हम बात करते हैं कौन देगा और कौन नहीं देगा। एनएमआर में भी यही बात की थी अपन ने। तो कौन ईएसआर देगा मींस कंडीशन फॉर ईएसआर एक्टिव। हम कहते हैं कोई भी मॉलिक्यूल, आयन, सब्सटेंस, एटम, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ज्यादा हो तकलीफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कितना चाहिए? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैन गिव ईएसआर। कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे? एनी मॉलिक्यूल, हाँ जी, एनी मॉलिक्यूल, आयन, सब्सटेंस। क्लियर है बात क्या कह रहा हूं? एनी मॉलिक्यूल, आयन, सब्सटेंस, हाँ जी, विच हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बाय नेचर कैसा होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। ईएसआर दे सकता है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो इंस्ट्रूमेंटल सुटेबिलिटी है, वो अलग पार्ट हो गया। बिल्कुल मेन मुद्दा क्या है? कौन कैपेबल है ईएसआर देने के लिए। क्लियर है बात? देखिए किसी को भी चेक कर लो, सबके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही है। क्लियर है? चाहो तो और लिस्ट को बढ़ा सकते हो, NO, NO2, अब इत्यादि लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर के कंपाउंड्स के एग्जाम्पल करेंगे, सबको बाद में उठा के आगे आगे रख देना, बोलिए सब दे सकते हैं। ये लो जी, पूरी ये सर में करना क्या है, हाइपरपाइन लाइन से तो निकालने वाले हैं अपन। तो पहला मुद्दा कौन से क्षेत्र से, दूसरा मुद्दा कौन देता है और कौन नहीं देता है ये सर। अब बात करते हैं इसमें कि बेसिक थ्योरी क्या है इसकी। बेसिक थ्योरी ऑफ ईएसआर सिग्नल। बहुत सिंपल लहजे में चलिए, एक ही लाइन में खत्म कीजिए। बेसिक थ्योरी ऑफ ईएसआर सिग्नल इज एज सिमिलर एज एनएमआर। क्या कह दोगे? एज सिमिलर एज एनएमआर। बेसिक थ्योरी वैसी ही है इनकी जैसी किसकी है? एनएमआर की। एज सिमिलर एज एनएमआर। वर्ड क्लियर मैंने क्या बोला है? इसका मतलब वहां पर न्यूक्लियाई जीमान लेवल्स में रेजोनेट करते थे, यहां स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जीमान लेवल में रेजोनेट करेगा। वहां न्यूक्लियर स्पिन आई था, यहां इलेक्ट्रॉन स्पिन एस है, या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। क्वेश्चन क्लियर क्या का है? आइए देखो क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं बेसिक थ्योरी सेम से मतलब क्या है? जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां पर मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बी जेड से शो कर रहा हूं। अपन H0 लिख के आया करते थे एनएमआर के अंदर, एक ही बात है। आप H0 सिंबल ले, सिंबल आप क्या लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना तो पड़ेगा ना कि साहब यहां पर बी जेड कौन है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक ही बात है, जब तक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब तक स्पिनिंग न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन किस में है? डिजेनरेट लेवल्स में है।
सेम का नहीं, कहां पर है, डीजेनरेट लेवल्स के अंदर है, s प्लस माइनस हाफ, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है उसका, हाफ। जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा ये डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, रिजॉल्व। जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया ये डीजेनरेसी रिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर बात, डीजेनरेसी क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। कितने में होगी, वही कहानी 2s+1, वहां 2i+1 में होता था, यहां 2s+1। s का मान हाफ है, हाफ और 2 कट गया, 1+1 2 में टूटा। याद करो एनएमआर में H न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, I हाफ था तो 2i+1 में स्प्लिट हुआ था। वहां I का मान 1 था तो 3 में हुआ था। नाइट्रोजन 14 एनएमआर का क्वेश्चन शुरुआत में दिया था, 3 लेवल्स, सिग्नल एक ही आया था क्योंकि गैप जो थे वो इक्वली स्पेस्ड थे स्प्लिटेड के। सेम कहानी। क्या मैं आगे बढ़ूं, अब देखिए क्या कह रहा हूं, MS वहां MI था, स्प्लिटेड लेवल्स MI, यहां MS। ध्यान दे वहां नीचे प्लस हाफ और ऊपर माइनस हाफ था, यहां पर नीचे माइनस हाफ और ऊपर प्लस हाफ से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको। MS का मान क्या कहूंगा, जब स्पिनिंग न्यूक्लियाई लोअर लेवल से, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई नहीं, कई देर तक एनएमआर चलेगा सब मुंह में, लोअर लेवल से अपर लेवल में ट्रांजिट करेगा, रेजोनेट करेगा, वही कहानी डेल्टा ई, ऊपर वाले की एनर्जी माइनस नीचे वाले की एनर्जी, और ये आएगी जी बीटा बीजेड। वहां जी बीटा H0 लिखा करते थे, यहां जी बीटा बीजेड। आप H0 भी लिखे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, सेम। बस वहां जी न्यूक्लियाई का होता था तो स्टैंडर्डली हम GN लिखते थे, N4 न्यूक्लियाई, बीटा N लिखते थे बोर मैग्नेटॉन न्यूक्लियाई का। यहाँ इलेक्ट्रॉन के हैं GE बीटा E, और ये अप्लाइड फील्ड हुई टेस्ला में या गॉस में, जैसा भी आप देना चाहेंगे। सेम थ्योरी है जैसी एनएमआर की है, वहां स्पिनिंग न्यूक्लियाई था, यहां स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। डन है बेसिक बात, यहां से यहां जाएगा तो ही सिग्नल आएगा। अब देखिए हम ये कहते हैं ये स्प्लिटिंग कब हुई है, जब आपका बीटा जेड नॉट इक्वल टू 0, मींस अप्लाइड फील्ड लगाया है तभी तो हुआ है। ऊपर वाले लेवल की एनर्जी क्या है, अभी ऐसे ही दिखा देता हूं, फिर फॉर्मूला बता दूंगा। E MS ऊपर वाले का ये है हाफ G बीटा बीजेड, और नीचे वाले का क्या हो गया, माइनस हाफ G बीटा बीजेड। देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले की एनर्जी घटाइए तभी तो डेल्टा ई आया है आपका, और डेल्टा ई एच न्यू के बराबर होता है। न्यू कौन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशन। वो क्वेश्चंस बनेंगे इनऑर्गेनिक एनएमआर टाइप के, जो इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे फिजिकल पार्ट के। क्लियर है मेरी बात, क्लियर। अब देखिए मुद्दा क्या उठा है, ये सेम थ्योरी है, कल्चर क्या आया, दैट इज द इंपॉर्टेंट। डायग्राम बन गया है तो हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। हम ये कहते हैं कि पॉइंट आउट क्या हुआ है, सबसे पहले बात आई कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। आपको पता है क्या कंडीशन है रेजोनेंस की, हाँ जी, डेल्टा ई कितना आया था, G बीटा बीजेड। ओके, न्यू क्या होगा, इसी को तो आप H न्यू के इक्वल कहोगे, तो न्यू क्या हुआ, G बीटा
BZ बाय H। यही तो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ESR की। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलिए, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलिए, एक ही बात है। क्लियर मेरी बात? मैंने क्या कहा है यहां पर? G क्या है? वो की वही है, वैल्यू अलग हो गई। यहां G इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे, बात ओके है। इसको आप लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, याद करो लेंथेनाइड्स, ये वही G है इलेक्ट्रॉन वाला। क्लियर है? वही है, क्या बोलते हैं? लेंडे, हाँ जी, कौन सा है आपका? लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। और इसकी वैल्यू होती है यहां पर 2.0 प्लस माइनस 0.003। हमेशा दिमाग में रखें, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है जी। एनएमआर में न्यूक्लियाई के लिए था, वहां पर वैल्यू अलग थी, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए उसका मान अलग अलग था। हाइड्रोजन के लिए 5.5 समथिंग था, कुछ याद करो आप। अलग अलग उसके लिए इनके मान अलग अलग होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। किसी भी न्यूक्लियाई में हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहां अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए जी का मान वेरी होता है, पर बहुत माइन्यूट रेंज में, जबकि वहां पर जी का मान वाइडली चेंज होता था। C13 और H1 का जी में 4 टाइम्स का फर्क है। याद आ गया होगा क्या बोल रहा हूं? ओके, देखिए आपका बीटा वही बोहर मैग्नेटॉन, पर इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर 5.05 इंटू 10⁻⁻20 समथिंग था, याद करो कुछ 27 था 5.05, जबकि यहां पर कितना है 9.27 10⁻24 जूल पर टेस्ला। कंपेयर दिमाग में लाओ। तो जब ESR के ये वैल्यूज पढ़ते हो तो NMR के दिमाग में आनी चाहिए, NMR के पढ़ते हो तो ESR के, न्यूमेरिकल तो वही चलेंगे। क्लियर है? इसलिए हमने कहा था कि आज की क्लास से पहले NMR के जो पहली क्लास का वीडियो है वो जरूर देख के आए, क्योंकि इस फॉर्मूले बेस्ड जो न्यूमेरिकल चलते थे, याद है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे देगा तो H0 पूछा करते थे अपन, H0 दे देता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा करते थे। वो सारे क्वेश्चन से भी तो चलने। डन? चलिए नेक्स्ट कौन है? हाँ जी, BZ। हाँ जी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है आपकी। किसमें? आइदर गॉस और टेस्ला, या तो गॉस में लिखी होगी या किस में होगी? टेस्ला में। 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो ये आपकी रेजोनेंस कंडीशन है, वही ऊपर वाले की एनर्जी माइनस नीचे वाले की एनर्जी। अब ये ऊपर और नीचे वाले लेवल्स को आपने क्या बोला था? जीमान लेवल्स। जीमान मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हुआ इसलिए नाम क्या है? जीमान लेवल्स। एनएमआर में भी जीमान लेवल्स बोला करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जीमान लेवल क्या है। उससे भी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन रूल। कहां से कहां लागू किया है? नीचे से ऊपर वाले लेवल में। एमएस के मान में कितना अंतर है? 1 का। ऊपर वाले का एमएस प्लस हाफ है, नीचे वाले का एमएस माइनस हाफ है। जिन दो लेवल के बीच में टेंशन होता है उन्हीं के लिए तो सिलेक्शन रूल बोलते हैं। आईआर में क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल लेवल्स। वी से डिनोट करते हैं क्वांटम नंबर्स को। अगर एक लेवल ही ट्रांजिट करता तो हम बोलते हैं डेल्टा वी प्लस माइनस 1।
एक के अंतर, एक लेवल ऊपर जा सकता है, नीचे जा, यहाँ तो लेवल ही 2 है तो अंतर एक का ही तो कहलाएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में रेजोनेंस। तो ऊपर वाला लेवल कौन है, ms प्लस हाफ, नीचे वाला क्या है, ms माइनस हाफ। कितने का अंतर है ms में, एक का। ये लो जी सिलेक्शन रूल, क्या कह दोगे, डेल्टा ms प्लस माइनस 1। एनएमआर में डेल्टा mi प्लस माइनस 1 लिख के आए थे। कोई डाउट? आइए अब क्या कह रहे हैं, जीमान लेवल्स की एनर्जी, एनर्जी ऑफ जीमान लेवल्स डिनोट किससे करोगे, ई एम एस, ई एम एस। देखिए क्या कह दोगे, एम एस जी बीटा बीजेड। ये लो जी, चूंकि ऊपर वाले लेवल का एम एस प्लस हाफ था इसलिए उसका हाफ जी बीटा बीजेड लिख के आए, नीचे वाले लेवल का एम एस का मान माइनस हाफ था इसलिए वहां एनर्जी का मान माइनस हाफ जी बीटा बीजेड लिख के आए। एनएमआर में क्या लिखते थे, यही फॉर्मूला, माइनस एम आई जी बीटा बीजेड लिखते, माइनस लगाते थे इसलिए वहां एम आई के मान उल्टे लिखे जाते हैं, नीचे प्लस हाफ ऊपर माइनस हाफ, क्योंकि उसके फॉर्मूले में यहां माइनस था। जो लोग फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाते उनके लिए फिर वही कहानी, नीचे माइनस हाफ ऊपर प्लस हाफ। डाउट क्लियर, फॉर्मूले क्लियर क्या है, सिंपल, क्योंकि वहां फॉर्मूले में माइनस लगा रखा है इसलिए एम आई के मान उल्टे लिखे जाते हैं, नीचे प्लस ऊपर माइनस। माइनस हटा दो, कई राइटर्स हटा देते हैं तो फिर उनको सीधा कर दो। अब ऐसा नहीं, यहां से हटा दिया और वहां से वही चल रहा है जो दूसरे थ्योरी का चल रहा है तो फिर गलत होता है। ओके, क्लियर कहानी क्या है, कर लोगे यहां तक। अब देखिए ईएसआर सिग्नल कैसा आता है, हम ये कहते हैं, जरा ध्यान दें, एनएमआर सिग्नल कैसा था, एनएमआर सिग्नल इस तरह का होता है, लेकिन ईएसआर का सिग्नल ये एनएमआर में जो पोजीशन ऑफ सिग्नल था उसे हम पीपीएम में नापते थे, फ्रीक्वेंसी का पार्ट था, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपन चलते थे, हर्ट्ज में को रिलेटिव लिया था, और पीपीएम डेल केमिकल शिफ्ट पोजीशन, बेसिकली तो फ्रीक्वेंसी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही तो पार्ट है, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, केमिकल शिफ्ट। जबकि ईएसआर का जो सिग्नल है वो अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आता है। फील्ड मींस ये आता था अपना पीपीएम में, ये आएगा आपका टेस्ला या मिली टेस्ला के अंदर, हम मिली टेस्ला में लेना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 335-340 मिली टेस्ला के आसपास होती है। जैसे H1 NMR में हम कहते हैं मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 मेगाहर्ट्ज 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास लेते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, 60 वाला तो बंद कर दिया आजकल अपन ने। तो वहां पर जो पोजीशन ऑफ सिग्नल है उसे हम कैसे मेजर करते थे, पीपीएम में, केमिकल शिफ्ट। यहां पर फील्ड जो है उसके स्ट्रेंथ के रूप में मेजर करते हैं। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, आगे चल के जी वैल्यू के उसमें देंगे, मेजर ऑफ जी वैल्यू से हम सिग्नल की कैलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं, पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ ध्यान क्या रखें, यहाँ पर सिग्नल कितने कितने पर आया, यहाँ बोलते थे इतने 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 पीपीएम पर आया, यहाँ बोलेंगे इतने मिली टेस्ला, इतने मिली टेस्ला और इतने मिली टेस्ला पे आया। दिमाग चल रहा है क्या कह रहा हूं। अब आप कहोगे साहब इसका तो ऐसा क्यों बनाया था, इसका ये तो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, फंक्शनलिटी आप किस तरह की डालते हैं सॉफ्टवेयर की सिग्नल को रीड करने के लिए, ये हाफ डेरिवेटिव, ये फुल डेरिवेटिव। अब आप कहोगे कि साहब ईएसआर में ये फुल डेरिवेटिव सिग्नल क्यों लेते हैं, सिंपल समझो, ईएसआर के सिग्नल ब्रॉड आते हैं। ईएसआर का सिग्नल कैसा होता है, ब्रॉड होता है। अगर मैं ये पैटर्न लूंगा तो ब्रॉड सिग्नल में स्प्लिटिंग्स आइडेंटिफाई नहीं होंगी प्रॉपरली। कोई अगर आपसे एग्जाम में रीजन पूछे कि साहब ऑब्जेक्टिव में तो क्या पूछेगा, जहां भी इंटरव्यू में जाएंगे वहां पूछेंगे
कि ऐसा सिग्नल क्यों बनाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि साहब जिसने सबसे पहले बनाया उससे पूछो ना, मेरे से क्या लेते हो, मैं तो बना बनाया पढ़ा के आया हूं। एक आंसर तो ये है कि आपको नौकरी करनी नहीं है वहां पर, सीधा बोल के आओ। दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर जवाब कि साहब ईएसआर के सिग्नल ब्रॉड आते हैं एज कंपेयर टू एनएमआर। तो जो हाफ डेरिवेटिव जो सिग्नल है, कौन सा है, हाफ डेरिवेटिव जो सिग्नल्स है, अगर वो मैं बनाऊंगा ईएसआर के, तो ब्रॉड सिग्नल की वजह से स्प्लिटिंग जो है ईएसआर लाइंस की वो प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं होगी। अब आप कहोगे ये कब से स्प्लिट होगा, होगा ना, अभी तो इंटरेक्शन करना बाकी है, तो सिग्नल आया है, सिग्नल तो एनएमआर में भी आए थे, पर उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल पड़ी थी कि नहीं वहां पर, जब दूसरों के साथ इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन यहां भी करेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर, लेआउट क्लियर। इसलिए कौन सा, ये वाला। अब कहेंगे देसी भाषा में समझा देना, इसलिए साहब हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया बीच में से, जैसे ही बीच में से काटा तो आधा हिस्सा लटक गया नीचे की तरफ। पर ऐसे बोल के मत आ जाना किसी एग्जाम में, मजाक तक ठीक है। किसको काट डाला ताकि पतला हो जाए, तो जो काटा वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ लुक गया। देखो गौर से, क्लियर है। ये सब चीजें कर सकते हैं यदि हमें नौकरी नहीं करनी, कहीं जॉब नहीं करना, बोलो हम तो हमारे मन के राजा है, छोटे मोटे काम थोड़ी करेंगे। 2 पॉइंट दिमाग में रखने सिग्नल के रूप में, एनएमआर में इस तरह का सिग्नल लेते हैं, जबकि ईएसआर में ये पैटर्न होता है सिग्नल का। कारण बताना है, इसका जो हाफ डेरिवेटिव सिग्नल है वो ब्रॉड होते हैं ईएसआर के एज कंपेयर टू एनएमआर, सो फुल डेरिवेटिव सिग्नल देते हैं। क्लियर। दूसरा, इसको हम पीपीएम में मेजर करते हैं, जबकि इसको हम मिली टेस्ला के रूप में मेजर करते हैं। बाकी कहानी वही आएगी। अगर तुम्हें ईएसआर में कोई चीज नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट में, तो एनएमआर में देखो उस चीज को। जैसे हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ईएसआर सिग्नल दे रहा था, वो पड़ोस में 2 हाइड्रोजन थे, उससे इंटरेक्शन कर गया, तो अपने आप को 3 में तोड़ेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग हमेशा सामने वाले की वजह से होती है। 2ni+1, खुद कौन है उससे कोई मतलब ही नहीं है। एनएमआर में भी नहीं था खुद से मतलब, मैं तो सिग्नल देने वाला हूं, स्प्लिटिंग के लिए तो सामने वाला जिम्मेदार है जिससे इंटरेक्शन होगा। तो अगर उससे इंटरेक्शन किया तो अपने आप को कितने में तोड़ेगा, 2ni+1, ट्रिपलेट। वही 1 to 1 आई हाफ है हाइड्रोजन का। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ट्रिपलेट इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, वही होगा जो एनएमआर में पढ़ के आए, आई हाफ वालों की वजह से ट्रिपलेट आता है तो 1 to 1। अब वो ट्रिपलेट जब देगा तो वहां कैसे देखते थे अपन, 2.02 ppm, 2.42 ppm, 2 फलाना ppm, इक्वल गैप का। पोजीशन ऑफ सिग्नल कैसे निकालते थे, बिल्कुल मिड लाइन, मंदिर वंदिर बनाते थे ना अपन डैश डैश बना के, मिड लाइन ओरिजिनल सिग्नल की पोजीशन होती है। यहां भी तो वही होगी, फर्क क्या होगा, यहां पीपीएम में नहीं देगा, कहेगा 331 मिली टेस्ला पे आ रहा है, 334 मिली टेस्ला पे आ रहा है और 337 मिली टेस्ला पर आए, 3 लाइंस। तो बताओ सिग्नल की पोजीशन क्या होगी भैया, वही मिड लाइन। पैटर्न्स जो एनएमआर में करके आए पोजीशन वाइज, गैप वाइज, वहां स्प्लिटेड सिग्नल के गैप को क्या बोलते थे, हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट, वो अपना सॉरी कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। यहां पर उस गैप को क्या बोलेंगे, हाइपर फाइन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कपलिंग होती है उसे हाइपर फाइन कपलिंग से बोलेंगे, अगली हेडिंग है अपनी। तो सब कुछ वैसा ही है जैसा एनएमआर का है। तो एनएमआर के साथ ईएसआर की बेसिक थ्योरी फ्री में मिलती है, तो एनएमआर को भूल जाओ, ईएसआर साथ में बोनस में भूलिए। क्लियर मेरी बात, मैंने क्या कहा, यहां तक के पॉइंट आउट्स क्लियर। दिमाग में पॉइंट क्या रखेंगे, ईएसआर सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ ईएसआर सिग्नल एक्सप्रेस्ड इन मिली टेस्ला, लिख लो कहीं भी, काम आती है अपनी। डन है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर। हाँ जी, कि साहब ईएसआर के अंदर ये बेसिक बातें हो गई अपनी। अब हम कहते हैं कि साहब न्यूमेरिकल्स किस तरह के आएंगे, देखिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, हाँ जी, कैलकुलेट द ईएसआर फ्रीक्वेंसी in the magnetic field of
30,000 गॉस, 30,000 गॉस। क्लियर भाई? देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां पर सॉल्यूशन ये पूछा है हमसे, जी बीटा बीजेड बाय एच। जी कितना है 2.0, यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। बीटा कितना है 9.27 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। और ये कितना है फील्ड 30,000 इंटू, हाँ जी 10⁻⁻4 टेस्ला। 1 गॉस 10⁻⁻4 होता है कि नहीं? 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। आइए अपॉन एच 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यही है मोटा मोटी। क्लियर भाई? जूल सेकेंड। आइए क्या कह रहे हैं, बड़ा आसान काम। सबसे पहले यूनिट को सल्टाइए, जूल से जूल गया, टेस्ला इनवर्स से टेस्ला गया, कोई डाउट? जूल से जूल गया, टेस्ला इनवर्स से टेस्ला गया, नीचे रह गया सेकंड, ऊपर जाके पर लग जाएंगे, पर सेकंड हो जाएगा। पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन आएगी ये हर्ट्ज में आएगी। डन। और ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग, न्यू का जो मान है ये आएगा आपका 8.37 10⁻10, मोटा मोटी रफली। एग्जैक्ट आप करते रहिए। मामला किस में है? हर्ट्ज में। पर सेकंड कहूं या हर्ट्ज कहूं? 8.37 10⁻10 हर्ट्ज। अब देखिए इसको आप कह सकते हैं 83.7 गीगा हर्ट्ज। 1 गीगा 10⁻9 को बोलते हैं। 1 मेगा 10⁻6 को बोलते हैं। तो अगर एक पॉइंट को इधर ले जाऊं 83.7 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज बोलूं या 83.7 गीगा हर्ट्ज बोलूं, अब आपके पॉइंटों में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डन है मैटर। कैसे सोचते हैं इनको? आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए हम कह रहे हैं, हाँ जी, इन ESR स्पेक्ट्रोमीटर मीटर worked at 10 megahertz, calculate the magnetic field strength, calculate the magnetic field strength, वही GE 2.0003, कुछ भी लिख दो, लेना तो दो ही है। आपका बीटा 9.27 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। कोई जरूरी नहीं है ये दोनों वैल्यू वो दे, आदत में डाल लीजिए। कीजिए फटाफट। देखिए
न्यू होता है आपका जी बीटा BZ by H। सो BZ क्या हो गया आपका H न्यू अपॉन जी बीटा। आइए H कितना है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 10 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड। मेगा 10⁻6 को बोलते हैं, हर्ट्ज को पर सेकेंड शब्द यूज कर सकता हूं, एक ही बात है। अपॉन हाँ जी जी कितना है 2.0003 और ये है 9.27 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। सबसे पहला काम है यूनिट से फ्री करो इसे। सेकंड इनवर्स से गया, जूल से कैंसिल हो गया। ओके कहानी बचा क्या वो देखिए, टेस्ला इनवर्स नीचे बचा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये टेस्ला। BZ का मान टेस्ला में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लीजिए, आप देखेंगे कि ये BZ का मान जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 3.58 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा, लगभग इतना आएगा। फिर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, कम ज्यादा हो सकता है, कंपनी टू कंपनी कैलकुलेटर बदल जाता है ना, लाइक दिस। ओके क्या कह रहा हूं, कैलकुलेट कर लेना आराम से बैठ के। अब चाहो तो इसे गॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला को बोलते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है अब आपका, ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.3 टेस्ला, फाइंड आउट स्पिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सेम पैटर्न हो गया, आपको BZ दे रखा है 1.3 टेस्ला, आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोले, स्पिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोले, कहानी तो वही है, हर्ट्ज वाला डाटा निकालना है। फटाफट खत्म कीजिए। देखिए क्या कहोगे, आपको गिवन है BZ, आपको गिवन है G, आपको गिवन है बीटा। पूछा क्या है आपसे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है, और ये है आपकी G बीटा BZ बाय H। G 2.0, बीटा 9.27 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, और BZ कितना है 1.3 टेस्ला। आई H 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सबसे पहले यूनिट सल्टाइए, टेस्ला इनवर्स टेस्ला सेकेंड, सेकेंड नीचे है, ऊपर जाके सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यही आपकी वैल्यू 3.58 नहीं 3.62 10⁻10 पर सेकेंड आ रही है। इसी को आप 36.2 10⁻9 हर्ट्ज बोल सकते हो। 10⁻9 को आप गीगा बोल सकते हैं। क्लियर?
ये पॉइंट के बाद छोटा मोटा वेरिएशन आएगा क्योंकि कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका हो जाता है, हम राउंड फिगर में बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? देखिए मुद्दा क्या है, ईएसआर सिग्नल आ गया। अब ये ईएसआर सिग्नल जो आया वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आया, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, मेरा कहना जो है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम का हिस्सा तो है, किसी मॉलिक्यूल का अनपेड इलेक्ट्रॉन है या किसी आयन का है या किसी मेटल कॉम्प्लेक्स का है, जिसका भी है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसने ईएसआर सिग्नल दिया है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जब होल मॉलिक्यूल पर घूमता है, उस मॉलिक्यूल में मूव करता है, इधर उधर घूमेगा, तो ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के कई तरह के स्पिनिंग न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। मींस उन न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन कर सकता है जिसका न्यूक्लियर स्पिन आई का मान होता है उस मॉलिक्यूल के। मेरा मुद्दा समझ आया? इलेक्ट्रॉन है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ने ईएसआर सिग्नल दे दिया, लेकिन ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है ये उस मॉलिक्यूल के उन न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन करेगा, स्पिनिंग न्यूक्लियाई होंगे वो भी, जिनके आई का मान हाफ या हाफ से ज्यादा होगा, मींस जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, सीधी सीधी भाषा। तो उस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और स्पिनिंग न्यूक्लियाई के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन। इस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और स्पिनिंग न्यूक्लियाई के बिटवीन क्या होगा? इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन को हम हाइपरफाइन कपलिंग बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्या कहा है मैंने? स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन और स्पिनिंग न्यूक्लियाई के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरफाइन कपलिंग। और इस कपलिंग की वजह से जो ईएसआर सिग्नल होगा वो फर्दर क्या हो जाएगा? स्प्लिट। एनएमआर वाली कहानी, सिग्नल खुद ने दिया, जैसे इंटरेक्शन किया 2Ni+1 में स्प्लिट हो गया। सेम कहानी, ये ईएसआर सिग्नल इस हाइपरफाइन कपलिंग की वजह से फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। इस स्प्लिटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। क्लियर है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या है? स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जिसने ईएसआर सिग्नल दिया है वो मॉलिक्यूल के उन अदर स्पिनिंग न्यूक्लियाई के साथ जब इंटरेक्शन करता है जिनका न्यूक्लियर स्पिन आई का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ये ईएसआर सिग्नल फर्दर क्या हो जाएगा? स्प्लिट। इस स्प्लिटिंग को हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहते हैं और इस इंटरेक्शन को हाइपरफाइन कपलिंग कहते हैं अपन। डन है कहानी? लेआउट क्लियर? पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसे आप नोट डाउन कीजिए मेरी भाषा के अंदर। लिखिए, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल इज delocalized, when unpaired electron in the molecule is delocalized over the whole whole molecule पे delocalization मान रहे हैं अपन। क्लियर? over the whole comma it may interact with many nuclei, spinning nuclei, possess magnetic movement, spinning nuclei possess magnetic movement, मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंपल मीनिंग वही है, जिनका न्यूक्लियर स्पिन है वही तो मैग्नेटिक मूवमेंट पजेज करेंगे। न्यूक्लियर स्पिन बोलूं या मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दूं वो एक ही बात है मेरे लिए। क्लियर? पजेज मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर? कॉमा दिस कॉज फर्दर स्प्लिटिंग, further splitting of the electron resonance line, further splitting of the electron resonance line, ब्रैकेट में लिख दो ESR सिग्नल, इसी को मैं इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस लाइन बोल रहा हूं, जो अपना ESR सिग्नल है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ESR सिग्नल, फर्दर स्प्लिट of the electron resonance line, ब्रैकेट में ESR signal, full stop. This type of magnetic
interaction, this type of magnetic interaction between electron spin and nuclear spin, in the same molecule is called hyperfine coupling. And this phenomena is called hyperfine splitting. सेंटेंस ओके? यहां तक डन है। अब देखिए इंटरेस्टेड क्या है। यह तय हो गया कि ESR लाइंस फर्दर स्प्लिट होगी अगर उसने उन न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन किया जिनका आई का मान 0 नहीं है। यह तय हो गया। क्लियर? अब दूसरा मुद्दा उठाइए दिमाग के अंदर। अब स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिटिंग का वही कॉज चलेगा जो NMR में पड़ा है, अकॉर्डिंग टू 2Ni+1। जिससे इंटरेक्शन कर रहा है N भी उसी का और I भी उसी का। एक से ज्यादा तरह के इंटरेक्शन है, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन है, तो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा 2Ni+1 इंटू 2Ni+1। क्या हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं? आइए क्या लिखेंगे? हाँ जी, इफ, नोट डाउन कीजिए, इफ, हाँ जी, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग occurs due to interaction with same kind of nuclei, then splitting occurs according to लैंग्वेज में लेना 2Ni+1 रूल। वही कितने में स्प्लिट होगा? 2Ni+1 रूल। यहां पर N कौन है? इंटरेक्टिंग जो न्यूक्लियाई जिनके साथ इंटरेक्शन किया उसकी संख्या, और I क्या है? उसका न्यूक्लियर स्पिन। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है? अगर एक से ज्यादा टाइप के न्यूक्लियाई है तो यही रूल उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। वही NMR वाली कहानी, इससे भी इंटरेक्शन कर रहा है, इससे भी कर रहा है, और दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है न्यूक्लियाई का, डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई है। तो पहले इससे स्प्लिट हुआ, फर्दर हर लाइन उससे स्प्लिट होगी, वो की वही रूल है अपना जो NMR में पढ़ रखा है। इसलिए NMR में बहुत टाइम लिया था अपन ने, स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिटिंग, उनके बीच के गैप, इंटेंसिटी रेशियो, क्योंकि सारा की सारा ESR में एज इट इज आना है, कॉपी एंड पेस्ट। क्लियर? लगाइए अगला पॉइंट, क्या कहेंगे? हाँ जी, इफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद chemically non-equivalent nuclei, then हाँ जी, स्प्लिटिंग कैसी होगी?
हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैसी होगी, क्या कह दोगे, 2ni+1 इस तरह से 2ni+1 इंटू 2ni(n'(i'+1 इंटू 2n"(i'+1 सो ऑन। जितने तरह के न्यूक्लियाई उतनी बार 2ni+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कह रहे हैं अपन। सेंटेंस क्लियर? मैंने क्या बोला है? जरूरी नहीं कि आप डैश वाले सिंबल्स लगाओ, आप कोई और सिंबल लगा लो। जैसे दो तरह के न्यूक्लियाई थे तो 2ni+1 इंटू 2ni+1, एक वाले के n और उसका i, दूसरे वाले के n और उसका i, याद रहेगा। लेआउट क्लियर? यहां पर जो स्प्लिटेड लाइंस होंगी उनका इंटेंसिटी रेशियो पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। दिमाग में क्लियर क्या कहा? स्प्लिटेड लाइंस जो हैं, जैसे सिंगल टाइप की स्प्लिटिंग है, ट्रिपलेट आया, अगर आई हाफ वाले की वजह से आया तो ट्रिपलेट का मतलब 1:1, और i इज इक्वल टू 1 की वजह से 3 लाइन आई हैं तो तभी संभव है जब n का मान 1 और i का मान 1 हो, इसका मतलब सेम हाइट। 5 लाइन आई है, i हाफ वाले की वजह से आई है तो 1 4 6 4 1, और 5 लाइन i इज इक्वल टू 1 की वजह से आई है वो तभी संभव है 2 इंटू 2 इंटू 1+1 मीन्स न्यूक्लियाई 2 हो, i 1 हो, तो 1 2 3 2 1 का इंटेंसिटी रेशियो आएगा। तो इंटेंसिटी रेशियो ESR के वो की वो चलेंगे अपने जो हमने NMR में पढ़े हैं, क्योंकि सब कुछ तो सामने वाला डिसाइड कर रहा है। तो सिग्नल की स्प्लिटिंग जब होगी तो स्प्लिटेड सिग्नल के इंटेंसिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने NMR के अंदर पढ़ा है। कोई डाउट यहां तक? लेआउट क्लियर? अपन कैसे सोच रहे हैं इसको, आइए जरा अब हम कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप इसके, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ जी, एक एग्जाम्पल से हम इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है मेरा, जरा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन एटम, मैं हाइड्रोजन एटम का ESR स्पेक्ट्रा बना रहा हूं, जरा आप देखिए। आपको पता है हाइड्रोजन एटम I का मान हाफ है हाइड्रोजन के लिए, और इसकी संख्या भी 1 है। एटम लिखूं या हाइड्रोजन रेडिकल लिखूं, बात एक ही है मेरी। अब आप जरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझें, और क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा, देखिए क्या कह रहा हूं, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपना S ±½ n का मान 1 ही तो है इसका। आइए क्या कह रहे हैं हम, BZ 0 है, अप्लाइड फील्ड 0 है। जैसे ही मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखूंगा, ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, जी मान लेवल्स में। क्या जाएगा, MS, हाँ जी, +½ -½ गौर से देखिए, क्लियर है? इसकी एनर्जी क्या है, MS ½ G⁻βBZ, और इसकी एनर्जी क्या है, MS क्या लिखना है, E सिंबल है वो, MS बॉटम में सबस्क्रिप्ट पे लिखते हैं अपन EMS। तो MS के मान से पता चल जाता है लोअर लेवल की एनर्जी की अपर लेवल की एनर्जी। अक्सर हम कॉमा लगाते हैं, E कॉमा और MS का मान, तो उससे पता चल जाता है कौन से लेवल की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब देखिए आप, -½ G⁻βBZ, डन है ये बात। अब आप समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि यहां से यहां गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप जरा समझिए, यहां से यहीं तो गया है, तो ESR के लिए तो एसेंशियल है डेल्टा MS +-1 होना चाहिए। तो डेल्टा MS क्या हो गया, +-1। बात क्लियर हुई? ESR सिग्नल आया इसकी वजह से। तो अब ये ESR सिग्नल फर्दर स्प्लिट होगा जब ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से इंटरेक्शन करेगा,
और आपने अच्छे से पढ़ रखा है 8 9 10th 11th किसमें आ जाता है स्टार स्प्लिटिंग और जी मान स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट होती है। आपको ओरिजिनली पता है कि स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट नहीं होती एक्चुअल में, जिन लेवल्स के बिटवीन ट्रांजिशन हो रहा था जिसकी वजह से वो सिग्नल आ रहा था वो लेवल स्प्लिट होते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ जाते हैं, इसलिए लाइन एक से ज्यादा दिखाई देती है, उसको आप स्प्लिटिंग बोल देते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो स्टार के स्प्लिटिंग बोल देते हो, मैग्नेटिक फील्ड में तो जीमान स्प्लिटिंग बोल देते हो। दिमाग लगाओ, यहां से यहां गया तो इतना गैप का रिक्वायरमेंट था ना, एक लाइन आई। जब हम कहते हैं फील्ड में स्प्लिट हो गई कोई चीज, तो एक्चुअल में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट नहीं होती है। स्पेक्ट्रल लाइन जिस ट्रांजिशन की वजह से आ रही थी, जिन लेवल्स के बिटवीन ट्रांजिशन की वजह से आ रही थी, वो लेवल्स स्प्लिट होते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं ये एक एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो एक लाइन आ गई साहब, एक सिग्नल आ गया जी। अब हम कहते हैं फील्ड में ये फर्दर स्प्लिट हो गया जी, ये सिग्नल। तो एक्चुअली में सिग्नल स्प्लिट नहीं होता है, अंदर की कहानी क्या है, वो लेवल स्प्लिट हो जाते हैं जिनमें ट्रांजिशन की वजह से ये सिग्नल आया था। तो देखो अब अलग अलग एनर्जी गैप के हो गए कि नहीं सिग्नल्स, तो जो इतनी एनर्जी का ट्रांजिशन था उसकी जगह अब क्या गया, एक कम एनर्जी का, एक ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन आ गया। तो एक की जगह कितनी लाइन दिखेंगी आपको, 2 लाइन दिखेंगी इस तरह से। तो हम कहते हैं सिग्नल स्प्लिट हो गया, क्योंकि आपको तो ग्राफ पेपर पे यही दिखता है ना, पर अंदर कहानी बात क्या है, वो लेवल्स स्प्लिट होते हैं जिनकी वजह से वो सिग्नल आया था। कहानी साफ है, सिग्नल इन 2 लेवल की वजह से आया है। तो अगर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो रही है, सिग्नल फर्दर स्प्लिट हो रहा है, तो तय है ये लेवल फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं अपने। डन। आइए अब इनको निपटा लेते हैं। देखिए ये जो स्प्लिटिंग होगी, ये जो लेवल्स स्प्लिट होते हैं कितने में होंगे, वही कहानी अपनी 2ni+1। n का मान कितना है, 1। i का मान कितना है, हाफ। स्प्लिटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, अभी तो पढ़ा है 2ni+1। n का मान 1 है, i का मान कितना है, हाफ। तो स्प्लिटिंग क्या आएगी मेरी, 2ni+1 2। इसका मतलब नीचे वाला लेवल भी 2 में स्प्लिट होगा, ऊपर वाला लेवल भी 2 में स्प्लिट होगा। देखिए ध्यान से, मैं इस लेवल को भी 2 में स्प्लिट करूंगा और मैं ऊपर वाले लेवल को भी 2 में स्प्लिट करूंगा। डन है मेरी बात, क्या कहा है मैंने। यहां पर अब कौन आएगा, mi। ध्यान से देखिए mi, क्लियर। ये जो mi है किससे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन तो इसी का हुआ है, किसका, हाइड्रोजन का। तो सब कुछ जिससे इंटरेक्शन हुआ है उसका आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो भी था वो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है इसमें सब कुछ किसका आता है, जिसके साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो ms नहीं आएगा, mi आएगा, न्यूक्लियस से इंटरेक्शन हुआ जिसका आई फलाना है। वही कहानी, चलने दो। क्या कहोगे, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ, ये प्लस हाफ। गौर से देखिए, नीचे वाले लेवल का स्प्लिटिंग पैटर्न वैसा ही दिखेगा आपको जैसा NMR में दिखता था, नीचे प्लस ऊपर माइनस, और ऊपर वाले का ये मिरर इमेज दिखेगा आपको। गौर से देखिए, याद रहेगा mi कैसे लिखना है, नीचे वाले लेवल का वैसा ही दिखेगा जैसा NMR में दिखता था, नीचे प्लस mi, ऊपर माइनस वाली mi, और ऊपर वाले की स्प्लिटिंग बिल्कुल उल्टा। ऐसा क्यों, अभी प्रूव करूंगा। सारा खेल तो एनर्जी का है। आइए जरा देखिए क्या कह रहा हूं। कहानी क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल्टा mi जीरो। ध्यान से, अक्सर इसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है ESR के लिए। सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा ms +-1
और डेल्टा एम आई जीरो, सेम एम आई से सेम एम आई में ट्रांजिशन होगा, जबकि यहां पर एम एस के मान में एक का अंतर होना चाहिए। तो डेल्टा एम एस प्लस माइनस वन, डेल्टा एम आई जीरो, हाइपर फाइन जो लाइंस होती हैं उसके लिए सिलेक्शन रूल है पूरा। देखिए प्लस हाफ है, प्लस हाफ, एक ट्रांजिशन, माइनस हाफ से माइनस हाफ, जो एक ईएसआर सिग्नल आ रहा था वो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की वजह से, जो एक ईएसआर सिग्नल आ रहा था आपका, वो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की वजह से दो में स्प्लिट हो गया। इंटेंसिटी रेशियो 1:1। ये है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या कह रहा हूं? अब ये तो जीमान लेवल्स थे। अब जब फर्दर स्प्लिटिंग हो गई तो फर्दर स्प्लिटेड लेवल्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? स्प्लिटेड लाइंस के बीच के गैप को कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, वहां पर हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट बोलेंगे। यहां पर वहां पर क्या बोलते थे एनएमआर में? स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। यहां पर हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट, क्योंकि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की वजह से स्प्लिटेड लाइन के बीच का गैप आ रहा है ना। वहां कैपिटल जे से नोट करते थे, यहां ए से नोट करते हैं। कैपिटल ए ले लो, स्मॉल ए ले लो, योर चॉइस। इसको ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आगे की कहानी पे चलता हूं। बात कर रहे हैं अब एनर्जी ऑफ हाइपर फाइन लेवल्स। ध्यान देंगे अभी हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उस हाइपर फाइन लेवल्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं जब एक ही टाइप का इंटरेक्शन है, जिनसे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है वो सब एक जैसे हैं। सिंगल स्प्लिटिंग 2ni+1। फिर हम बात करेंगे अगर एक से ज्यादा टाइप के इंटरेक्शन है 2ni+1 इंटू 2ni+1 इंटू 2ni+1, तब इन लेवल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? हिस्टोरिकल पर्पज पड़ा रहेगा, ये काम आ जाता है अपने। देखिए क्या लिखेंगे? ई ms mi। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। पहला ms का मान है कौन से वाले लेवल? ओरिजिनल लेवल। भाई नीचे वाला ms माइनस हाफ था, ऊपर वाला ms प्लस हाफ था, तो नीचे वाला ms का बात करूंगा तो ms का माइनस हाफ लिखूंगा, कॉमा। अब इसके mi के दो मान थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। गौर से देखिए भाई, मुझे इस लेवल की बात करनी है, इस लेवल की एनर्जी की। तो मैं कैसे बताऊंगा इस लेवल की एनर्जी कितनी है? मैं कहूंगा इस लेवल की जो एनर्जी है उससे थोड़ी कम हुई है ना नीचे, तो हम एनर्जी का सिंबल क्या देंगे? माइनस हाफ वाला ms हाफ वाला का mi प्लस हाफ वाला। मेरा क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या कहा है? इसके लिए क्या सिंबल आएगा? माइनस हाफ वाले ms के माइनस हाफ mi वाला लेवल। ऐसे इसके लिए क्या आएगा? ms प्लस हाफ mi माइनस हाफ, ms प्लस हाफ mi प्लस हाफ। क्वेश्चन समझ आया कैसे सोचना है? डन कॉन्सेप्ट क्या बोला? तो देखिए हम दोनों चीजों को देखेंगे। पहले ms का मान लिखा जाता है, फिर mi, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि इस लेवल के इसमें गया हूं कि इसमें गया हूं, इस लेवल के इसमें जा रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर वाले में जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या बोला? आई ये होता है ms g बीटा bz प्लस ये पुराना वाला लेवल। भाई एनर्जी तो ऐसी बताओगे ना, पहले तो पुरानी बताओगे आप, ये वाली बताओगे। जैसे मुझे इसकी पता करनी है तो मैं कहूंगा ये एनर्जी माइनस जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू प्लस। समझ गए होंगे? तो पुराना लेवल तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कुछ जुड़ेगी तो उस वाले लेवल से ऊपर की तरफ जो स्प्लिटिंग हुई उसका आ जाएगा, कुछ घटेगी तो नीचे वाले की। तो प्लस लिखिए ms mi, हाँ जी ms mi ai, स्मॉल ए कैपिटल ए कोई सा भी ले सकते हैं। यहां पर ai सिंपली ए लिख दो तब भी चलेगा, क्योंकि मल्टी न्यूक्लियाई तो है नहीं जो मैं आइथ करूं बैठ के, वो आदत में पड़ा हुआ है ai, इसलिए लिख देता हूं। एक लिख सकते हो आप। एक कौन है? हाइपर फाइन कपलिंग।
कांस्टेंट है। सेंटेंस क्लियर मैंने क्या कहा है? फॉर्मूला है। अब सिखाता हूं, देखो क्या है। हम इसकी बात करें, फॉर्मूला देख लिया, पुराना वाला फॉर्मूला जीमान लेवल वाला एज इट इज प्लस MSMI फॉर्मूला दिमाग में रहा। आओ देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझना कहानी को। मुझे इस लेवल की एनर्जी का पता करना है, तो जरा दिमाग लगाए। ये तो वो हो ही गया MS G बीटा BZ, इतनी एनर्जी, प्लस मैंने क्या लिखा MSMI, MS ये रहा माइनस हाफ, MI ये रहा प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ करूंगा तो माइनस का 1/4 होगा, प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ करूंगा MSMI, एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कहानी क्या आएगी? कॉन्सेप्ट क्लियर? माइनस का 1/4 AI, इसका मतलब इस एनर्जी से 1/4 AI कम इस लेवल की एनर्जी है। और ये सारी दुनिया जाने जब स्प्लिट हो गए तो जो जितना नीचे जावे उतनी एनर्जी लेके ऊपर वाला ऊपर जावे, तो तय ऊपर वाला प्लस 1/4 AI आएगा। कॉमन सेंस दुनिया में क्या कह रहा हूं? तो इस लेवल की एनर्जी क्या हुई भाई? ये एनर्जी माइनस का 1/4 A, ऊपर वाले की क्या हुई? ये एनर्जी प्लस का 1/4 A, क्योंकि MSMI का मान माइनस हाफ और प्लस हाफ है। ऊपर वाले के लिए माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, इसलिए प्लस का 1/4 हो गया। सेम चीज इसके लिए, ये एनर्जी फिक्स हो गई, MSMI गुना करो, प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस को 1/4। अब समझ आए यहां मैंने उल्टा क्यों लिखा था? अगर यहां भी प्लस हाफ और माइनस हाफ लिख रहा होता तो इसकी एनर्जी क्या बोल रहे होते आप? प्लस हाफ इंटू प्लस हाफ। अरे वो तो जुड़ गई, में जुड़ गई तो ऊपर जाएगी कि नीचे जावे? अरे हम पढ़ाई करके पास होते हैं कि फेल होते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है। चलो भैया, क्लियर है कि क्यों रिवर्स लिखा जाता? वे अब पैटर्न क्या है आपका? डन? क्लियर है क्या लिख रहे हैं अपन? क्या हम चारों लेवल्स को बता सकते हैं? इधर देखिए जरा, बड़ा प्यारा सा है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या बोल देता हूं, जैसे मैंने कहा E माइनस हाफ प्लस हाफ। समझ गए होंगे ये कौन सा वाला है? ये वाला लेवल है। मैं यहां सिंबलिंग कर देता हूं, E माइनस हाफ प्लस हाफ, ताकि पता रहे कि मैंने किस लेवल को बोला। यहां जगह नहीं है, पीछे लिख रहे हैं अपन आगे से। इस वाले लेवल को क्या नाम दूं? E माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ। समझ गए होंगे? MS और MI के मान लिखते चलो। पहले MS का मान लिखा जाता है, फिर MI का मान। डन? इसको नाम क्या दे रहा हूं? E प्लस हाफ कॉमा माइनस हाफ, और इसको क्या नाम दे रहा हूं? E प्लस हाफ कॉमा प्लस हाफ। ये लो जी, सारे लेवल्स के नाम फिक्स हो गए। आइए क्या कहोगे? माइनस हाफ प्लस हाफ, इसका मतलब सबसे नीचे वाला क्या आएगा? माइनस हाफ G बीटा BZ माइनस 1/4, क्योंकि MSMI इन दोनों का मल्टीपल ही तो लिख रहे हैं यहां पर। यहां ही लिख रहा है, इन दोनों का गुना ही तो कर रहा हूं। MSMI एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 1/4 E। डन? ये हो गया सबसे लोअर लेवल की एनर्जी। अब क्या कहोगे? E इससे ऊपर वाला माइनस हाफ, थोड़ा ऊपर ही लिख लेता हूं, कॉमा माइनस हाफ MSMI। क्या कहोगे? माइनस का 1/2 G बीटा BZ प्लस 1/4 A। तो जो फर्दर स्प्लिटेड हुआ है लाइन, वो पूरी 1/2 A के बराबर है गैप। 1/4 नीचे गया, 1/4 ऊपर, तो ओवरऑल गैप कितना हो गया उसका? जो नीचे की डबलेट 2 में टूटा था वो 1/2। इन दोनों का गैप ही तो है। गौर से देखो, ये यहां से 1/4 A नीचे गया है, तो ये यहां से 1/4 A ऊपर गया है, तो ओवरऑल गैप कितना हो गया? 1/2 A। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये गैप 1/2 A का है, तो 100% ऊपर वाला भी 1/2 A का गैप होगा दोनों लेवल्स के बीच में। कॉमन सेंस। ये इससे 1/4 A नीचे गया है, ये 1/4 A ऊपर गया है, तो ओवरऑल गैप कितना हो गया? 1/2। अभी लिखी ना दोनों वैल्यूज। आओ सेम चीज देखिए, E
हाँ जी, अब प्लस हाफ ऊपर वाले लेवल की बात हो रही है और उसमें नीचे वाला तो 1/2 जी बीटा बीजेड माइनस 1/4 ए। ये ऊपर वाला लेवल हाफ जी बीटा बीजेड, उसका लोअर साइड की तरफ जो गया वो 1/4 ए नीचे गया और ऊपर जो जाएगा वो 1/4 ए ऊपर चला जाएगा। समझ गए होंगे? क्या लिखोगे उसे? हाफ हाफ कोई डाउट? क्लियर है? क्या कहानी है देखिए, यही तो आपका डबलेट था। इसी को ए कह रहे हैं। कपलिंग कांस्टेंट किसे कहते थे? स्प्लिटेड सिग्नल के बीच का गैप। सेम कहानी, ये वही कपलिंग कांस्टेंट है, यहां नए नाम से आया है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। वहां सिंपली स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट कोई नहीं देख रहा होता तो सिंपली कपलिंग कांस्टेंट जे बोलते थे, यहां ए बोलते हैं। छोटा ए बड़े में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल सिग्नल स्प्लिट हो गया, स्प्लिटेड सिग्नल के बीच का गैप कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। मेरे पास समय ही समय, आप चाहें तो मैं एग्जैक्टली ये निकाल सकता हूं तुम्हें। वहां कैसे निकालते थे अपन? दोनों सिग्नल्स की पोजीशन निकालते थे, पोजीशन के बीच का गैप निकालते थे। क्या मैं इन दोनों सिग्नल की पोजीशन दिखा सकूं आपको? आओ, बड़े लोग हो, देखिए ये गैप, ये डेल्टा ई एक सिग्नल का हो गया, दो में टूटा है ना वो, तो एक का ट्रांजिशन एनर्जी हो गई, दूसरे के लिए हो गई। इन दोनों के बीच का गैप ही तो है भैया। कॉमन सेंस। कोई अंधा भी बता दे कि या गैप और या गैप के बीच को अंतर कितना है, उतना ही जितना खाली दिख रहा है दोनों साइड से। ये कितना है? 1/2 है। ये भी कितना है? 1/2 है। लो, इन दोनों पोजीशंस के बीच को गैप आगो, एक ए। ये तो कहा है अपन ने, दोनों सिग्नलों के बीच का गैप ए के बराबर होगा। किसी को कोई डाउट? अभी तो बताया था, इससे 1/4 ए नीचे गई है तो दूसरी 1/4 ए ऊपर गई है, तो ओवरऑल गैप 1/2 ए का हो गया। ऐसे ही इससे 1/4 ए नीचे गया ये वाला लेवल, ये 1/4 ए ऊपर गया, तो ओवरऑल गैप कितना हो गया दोनों के बीच में? 1/2 ए। या गैप और या गैप के बीच को गैप कितना? इतना ही तो है। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट समझ आया? एक एक लाइन बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। दिमाग में ये डाल लो कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो हमारे समझ नहीं आएगा, तो गारंटी देता हूं कक्का भी समझ आ जाए इसमें। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो, चाहे समझ आओ या नहीं आओ। लेकिन ये गाय सा कॉन्सेप्ट है अगर एनएमआर का पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है तो, इसलिए मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की थी। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने क्या कहा है? डन है? अप्रोच क्या है ये? अब देखो, ये तो हो गई यहां, मैं पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन बताऊंगा जरूर, क्यों डर जाओगे, भाग जाओगे, कल से क्लास में नहीं आओगे। कि अगर एक से ज्यादा इंटरेक्शन हो रहे होते तब ये डायग्राम कैसा होता? जब जिससे पहले इंटरेक्शन करेगा उससे पहले स्प्लिट होगा, पहली लाइन उसी से तो आएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या कहा है? पहली लाइन किससे आएंगी? उसी से आएंगी जिससे पहले इंटरेक्शन हुआ है। सपोज करो हाइड्रोजन से हुआ था तो ये टूट गया, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे न्यूक्लियस से इंटरेक्शन कर रहा है, तो फर्दर 2ni+1, यही तो पढ़ के आए, पहले जिससे स्प्लिट हुआ उसका 2ni+1, फिर हर लाइन फर्दर टूटती है 2ni+1 में, यही तो पढ़ रहे हैं, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स। कॉन्सेप्ट समझ आया आपका? तो एक्चुअल में ये सब फर्दर स्प्लिट होंगे जो 4 दिख रहे हैं। क्या बोलूं? दिमाग चला कि कैसे सोचते हैं चीजों को? जो लाइंस टूट गई वो फर्दर स्प्लिट होंगी, ऐसे समझाता हूं अच्छा सा एग्जांपल लेके। देखिए, मैं ये कहता हूं, सपोज कीजिए ये कोई अपना कंपाउंड है जिसकी ईएसआर की बात कर रहा हूं। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ईएसआर सिग्नल देगा जी। तो देखो ध्यान से,
ये आ गया अपना ESR सिग्नल, यहां से यहां गया MS, हाँ जी, माइनस हाफ प्लस हाफ। समझ गए होंगे बात को। अब मुझे ड्रॉ तो करनी नहीं कहानी। अब इसको मैं ए प्रोटॉन कह रहा हूं, इनको मैं बी प्रोटॉन का, दो तरह के प्रोटॉन हो गए ना बाय नेचर। NMR की तरह ही देखना क्या एनवायरमेंट कैसे देखते हैं, ये वही कहानी है। तो ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जब इस ए से इंटरेक्ट कर, सपोज करिए ए से पहले इंटरेक्ट कर रहा है, बोल कैसे पता चलेगा किससे पहले इंटरेक्शन हो रहा है? वहां कैसे पता चलता था जी? जिसके लिए जे का मान ज्यादा पहले उससे स्प्लिट होगा। सेम कहानी, जिसके लिए ए का मान ज्यादा पहले उससे इंटरेक्ट होगा, खत्म। जिसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा है उसी से तो पहले इंटरेक्शन करेगा भाई, सेंटेंस खत्म। सपोज करो ए वाले से इंटरेक्ट करता है पहले, तो एक कितने, एक प्रोटॉन तो अपने आप को दो में तोड़ेगा। ऐसा कैसा बनेगा जैसा अभी बना के आए, ये भी दो लाइन में, और ये साफ भी दो लाइन में। थोड़ा सुंदर बनाता हूं, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। MI पर किसका? ए वाले का। हाँ, तकदीर अच्छी है कि आई दोनों का हाफ हाफ वाला ही है, पर मैं तो ए और बी के नाम से बोलूंगा इनको, मेरा क्या जा रहा है, ए वाले प्रोटॉन का ही। क्लियर है? दो में टूट गया, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी, माइनस हाफ की जगह प्लस हाफ, ये माइनस हाफ प्लस हाफ, यही होता है भाई अपना। तो अपनी दो लाइंस आई थी, एक ये ट्रांजिशन आया था, एक ये ट्रांजिशन आया था। अब मैं कह रहा हूं, अब ये बी वालों से इंटरेक्ट करता है। किससे इंटरेक्ट करता है? प्रोटॉन बी से। बी से इंटरेक्ट जब करेगा तो ईच लाइन फर्दर 2ni+1 में टूटेगी। अब n का मान कितना है? 2। देखिए, जब इससे टूटेगा, दो प्रोटॉन तो अपने आप को 3 में तोड़ेगा, ये भी लाइन 3 में टूटेगी, ये भी 3 में, ये भी 3 में, और ये भी 3 में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आप जानते हैं 3 का मतलब क्या है? एक लाइन बिल्कुल सीधी, एक नीचे एक ऊपर। सेम वही MI। अब बी वाले की कहानी, अब ए से नहीं पूछना है, अब बी वाला कहेगा साहब अब मेरी बारी। दो आई है, हाफ वाले दो हैं, तो पहला MI का मान क्या होता है? समेशन ऑफ आई, हाफ प्लस हाफ 1, पहला +1, दूसरा 0, तीसरा -1, सब जानते हैं, सीधा वाला। ओके है कॉन्सेप्ट, लेआउट क्लियर क्या कह रहा हूं? वो कहानी चलेगी, फर्दर MI के मान होंगे। डन है? क्वेश्चन समझ आया? अब बोलो साहब एनर्जी कैसे लिखेंगे? अरे अंधे भक्त तो सामने देख लो, याते कितनों कम गयो, इतनो एनर्जी कम आयो। अब या की पूछूंगा तो या की जो एनर्जी वहां मैं इतना कम करूंगा। कॉमन सेंस। कितना होगा? इसके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको a कहूंगा, इसके वाले को a कहूंगा। पहली स्प्लिटिंग के कपलिंग कांस्टेंट को मैं a कहूंगा, इसको ab कह दूंगा। कॉमन सेंस समझ आ रहा है? 100% E 1/2 है, और ये भी, ये कितना है? 1। अब प्लस हाफ है माइनस हाफ है, वो देखेंगे, माइनस हाफ से चालू होगा तो क्या होगा? हाफ इंटू इसका MI जो है वो 1 है। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत सिंपल सा है। MSMI वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो जरा गौर से देखिए, बड़ा आसानी से आप कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। अभी दिखा देता हूं बड़े आराम से। आई को नहीं देखते MS और MI को है। यहां पर भी मैंने MSMI देखा है, नीचे गया। यहां पर भी मैं MS और इसका MI देखूंगा, माइनस ये प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में आएगा, तो और नीचे चला गया। ये 0 MI है, मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडा हो जाएगा पूरा, इसलिए सीधो सीधो रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं कैसे देखते हैं? अब इसके ट्रांजिशन होंगे, वही सिलेक्शन रूल।
डेल्टा एम आई जीरो। तो पहले वाले का डेल्टा एम आई स्मॉल ए इज इक्वल टू जीरो। फर्दर सिलेक्शन के लिए वही रूल, डेल्टा एम आई स्मॉल बी इज इक्वल टू जीरो। सेम एम आई से सेम एम आई। अब कहोगा साहब कौन सा से कौन सा में जाऊं, यहां से यहां में जाऊं, यहां से यहां में जाऊं, किसमें? अरे कॉमन सेंस लगाओ रे अंधे वक्त, तो यहां से गए हो, इन दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, कभी भी देखो गौर से, इन दो के बीच में ट्रांजिशन हुआ है। तो ट्रांजिशन हमेशा नीचे वाले के लेवल से ऊपर वाले के लेवल्स में होगा। इससे इसमें गया है तो देखो गौर से, इसके जो लेवल्स थे उनसे ऊपर वाले के लेवल्स में देखना है। यही तो देखा है आपने, कभी इनमें आपस में सोचो, सवाल ही ना उठे। तुम्हारा ओरिजिनल ट्रांजिशन इस लेवल से इस लेवल में है, तो जब भी होगा चाहे कितनी स्प्लिटिंग हो जाए, इसके जो लेवल्स हैं ये सब इसी के तो लेवल है, ये 6 की 6 लेवल इसी के तो कहलाएंगे, नीचे वाले के। तो इनके तो आपस में हो ही नहीं सकते, नीचे वाले से कहां जाएंगे? ऊपर वाले। कॉमन सेंस क्लियर? कभी याद ही नहीं करना है, ओरिजिनल को देख लिया करो उसमें किन के बीच में हुआ था। अब देखो तुम्हें इससे इसमें नहीं जाना, ये तो तय हो गया। क्यों? इसी लेवल के हैं ये तो सारे के सारे। पर इससे इसमें जाना है कि इससे इसमें जाना है, ये कॉन्सेप्ट है। आ जाओ इसको पकड़ लो। इससे इसमें हुआ था तो तय है कि इस वाले के ट्रांजिशन इस वाले में होंगे। पैटर्न समझ आया? पीछे किन दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन हुए, फर्दर स्प्लिट हुआ है, तो उन्हीं के स्प्लिटेड लेवल्स के बिटवीन डेल्टा एम आई जीरो चलेगा। जो 3 एम आई है वही 3 एम आई इसके पास है, सेम एम आई से सेम एम आई में छोड़िए, 100% इसके इसमें होंगे। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो पहले 2 लाइन में टूटा था, अब हर लाइन कितने में टूटी है? 3 में। यही तो पढ़ते हैं, इसकी वजह से डबलेट, और फिर हर लाइन 3 में ट्रिपलेट। 2 गुना 3 6 लाइन ही तो आई। देखो इसके 3 ट्रांजिशन इसमें, इसके 3 ट्रांजिशन इसमें, टोटल लाइन कितनी? 6। वो की वो कॉन्सेप्ट है, 2 में टूटता है तो 1:1 और 3 में टूटता है तो 1:1। तय है 2 ट्रिपलेट आएंगे 1:1 के। ये लो एनएमआर में कैसे बनाते? पहले 2 में फिर 3 में, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट बोलते थे कि नहीं? 2 ट्रिपलेट्स अपन ये बनाते थे, ऐसे बनाते थे एनएमआर में। यहां फुल डेरिवेटिव सिग्नल चले, जैसे दिल की धड़कन चल रही है और हॉस्पिटल में ले गए तुमको, ईसीजी लगा दी। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या है अच्छी चीज, क्या है उनके लिए जिनके पल्ले ना पड़ी, कभी ना पूछे एग्जाम में या डायग्राम में। क्यों? ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव होता तो इसके अलावा मुझे कोई काम ही नहीं था। मुझे तो इसलिए बताना था कि आपके दिमाग में ये ना है कि गुरुजी को ना पता फर्दर स्प्लिटिंग में कहीं चले। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेआउट क्लियर? कैसे सोचते हैं चीजों को? एनएमआर में क्या किया था अपन ने? ध्यान करो। अब ये दिख रहा है ई, या यहां से पकड़ के यूं लटका दो नीचे की तरफ, ई तो करके आया आप। डबल स्प्लिटिंग के पैटर्न्स बनाते थे, पहले इतने में टूटा ये उनका जे, फर्दर इतने में टूटा ये उनका जे। कुछ याद आ रहा है? पहले कितने में टूटा, फिर हर लाइन कितने में टूटी ये कुछ वैसा ही तो कॉन्सेप्ट है, सेम चीज, वे ऑफ पैटर्न है। चूंकि ये लेवल्स हैं, वहां लाइंस को देखते हैं, तो इसी डायग्राम को मैं वहां एनएमआर की तरह ही बनाऊंगा। यहां पर भी ये तो लेवल्स दिखाए, अगर एनएमआर में दिखाना था तो भी पैटर्न मेरे यही चलते। इसको वैसे कैसे लिखेंगे थ्योरेटिकल? आपको ऐसे करना ही नहीं है, हम तो कहेंगे ईएसआर सिग्नल ये रहा। जब एच ए प्रोटॉन से टूटा तो अपने आप को कितने में तोड़ा? 2 में, 1:1। जब बी वाले प्रोटॉन से इंटरेक्ट किया तो हर लाइन कितने में टूटी? 3 में। थे भी 3 में टूट जाओ, थे भी 3 में टूट जाओ। 1:1, 1:1, 1:2:1। ये लो जी, अपन तो ऐसे पढ़ेंगे। पहले 2 में टूटा, क्या लिख देते बगल में? ड्यू टू इंटरेक्शन विद एच प्रोटॉन। नीचे वाले में क्या लिखेंगे? ड्यू टू इंटरेक्शन विद एचबी प्रोटॉन। पैटर्न्स ओके, कैसे सोचते हैं चीजों को, अपन ऐसे ही चलेंगे, पर ये बताना जरूरी है। तुम एक एक चीज की लेवल तक बता सकते हो, किसकी एनर्जी के लेवल क्या होंगे। तो एक लाइन में सिर्फ क्या करो, एक फॉर्मूला लिख लो। क्या कहोगे? इफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन
interact with spinning electron interact with chemically non-equivalent nuclei, chemically non-equivalent nuclei, chemically non-equivalent nuclei, then the energy of hyperfine levels, then the energy of hyperfine levels, हाँ जी, क्या होगा? वही E, सबसे पहले MS और उसके बाद MI, वो की वही कहानी अपनी, MS G बीटा BZ, यहां तक कोई समस्या नहीं है, पुराना फॉर्मूला एज इट इज। और यहां पर सिर्फ क्या लगा दो, समेशन ऑफ, समझ गए, MS ith MI ith AI, जिस ith न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन किया है उसी का MS तो पुराना ही चल रहा है, MS को तो चाहो तो आप MS ही लिख के छोड़ सकते हो, ये तो ith वाइथ कुछ होता नहीं है, ये लो MS तो छोड़ दो, करके भी क्या कर लोगे, MS तो वही रहेगा। MI उसी न्यूक्लियाई का MI और उसी न्यूक्लियाई का कपलिंग कांस्टेंट। अभी जैसे दो तरह के थे, एक MIA और दूसरा MIB, दो तरह के इंटरेक्शन थे ना, यहां पर कॉन्सेप्ट समझ आया? दो तरह के न्यूक्लियाई से इंटरेक्शन हुआ है, तो इसका एनर्जी कैसे लिख रहा होता मैं किसी भी लेवल की? हाँ जी, MS G बीटा BZ प्लस MS MI1 A1 प्लस MS MI2 A2, दो तरह के न्यूक्लियाई, एक को 1 कह दिया, एक को 2 कह दिया, समेशन को हटाओगे तो वही चलता रहेगा, यही तो बताया मैंने आपको बार बार से में। पैटर्न ओके, सिलेक्शन रूल, हाँ जी, डेल्टा MS प्लस -1, इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं है, इसी की वजह से तो ये सारी लाइन आएगी, इस सिग्नल ही नहीं आया तो फिर कहीं करोगे थे। हाइपरफाइन के लिए क्या जरूरी है? सेम MI से सेम MI में जाना, दो तरह के इंटरेक्शन है, सपोजिट दो तरह के, तो हम कहेंगे डेल्टा MI1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा MI2 इज इक्वल टू 0, कॉमा डैश डैश डैश। ये दुकान ऐसे ही चलती रहेगी, जितने तरह के स्प्लिटिंग हुए सेम MI से सेम MI में, अभी बताया था पीछे मैंने, पहले स्प्लिटेड थे उसमें सेम से सेम में गया, फर्दर स्प्लिट हुए तो उसमें भी सेम से सेम में ही जाना है। पैटर्न समझ आया? इससे पहले जो किया था हाइड्रोजन, उसमें यहीं तक लिखा था अपन ने, क्योंकि एक ही तरह के न्यूक्लियाई थे इसलिए समेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो की वही तो फॉर्मूला, तो एक ही फॉर्मूला पढ़ो। क्लियर है पैटर्न? हिस्टोरिकल पर्पज पढ़ा रहेगा, काम का कौन सा है? पिछला। क्यों? कभी डायग्राम बनाना भी पड़ा तो सिंगल वाले का बनाना है, सिंगल इंटरेक्शन। डन, कोई दिक्कत? अब यहां पर सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को करना पसंद करूंगा जो हम करते आए एनएमआर में। कौन से? ट्रिपलेट आया इतने 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 पीपीएम पर, तो ओरिजिनल सिग्नल की पोजीशन बताओ और कपलिंग कांस्टेंट का मान बताओ। कुछ याद आ रहा है दुनिया? सेम टाइप के क्वेश्चन कहां पढ़ेंगे? ईएसआर के अंदर। तरीका वही, बिल्कुल मिड लाइन ओरिजिनल सिग्नल की पोजीशन और स्प्लिटेड के बीच का गैप, हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। लिखा जाए? लिखिए। तो कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लिख चुके, लिख से पीछे सिंबल से तो दिखा दिया अपन ने। क्या कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन कपलिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला, वो क्या डेफिनेशन लिख लो यहां पर, जहां यहां लिखिए ना, यही साइड में लिख लो, डायग्राम में साइड में। एक कौन है? हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव स्प्लिटेड हाइपरफाइन लाइंस इज कॉल्ड हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव स्प्लिटेड हाइपरफाइन लाइंस, लगातार लाइन के बीच का गैप देखना है, इज कॉल्ड हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। क्लियर? लिखिए क्वेश्चन। हम आपसे ये कह रहे हैं, हाँ जी, इन द ईएसआर
spectrum, in the ESR spectrum, क्वेश्चन है अपना, of a compound of a molecule gives हाँ जी, two lines at 357.3 millitesla and 306.6 millitesla, ये दो लाइंस आ रही हैं उसमें. What is the position of ESR line, ESR signal and hyperfine कपलिंग कांस्टेंट. आपको बताना है ओरिजिनल सिग्नल कितने पर अपेयर होगा और इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट का मान क्या होगा. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा, आपको डबलेट दिया है, टू हाइपरफाइन लाइंस दी है. क्या है कहानी, यही तो गिवन है आपको. ये कितने पर है, एक है 306.6 मिली टेस्ला और दूसरी लाइन थी आपकी 357.3 मिली टेस्ला. यही तो दो वैल्यू है, 357 और 306.6. क्या बता रखा है आपको, मिड लाइन. क्या करते थे जी अपन, कुछ याद आ रहा है, ये ओरिजिनल सिग्नल की पोजीशन हो गई. बस सिग्नल की डिजाइन ही तो बदली है, काम तो वही हो रहा है जो एनएमआर में हो रहा है. अगर ये ट्रिपलेट होता तो बिल्कुल बीच वाली लाइन की जो पोजीशन है वही ओरिजिनल सिग्नल की पोजीशन हो जाती. अब इसका मिड तो निकाल ही सकते हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग. ये तो ओरिजिनल सिग्नल की पोजीशन हो गई कि ESR सिग्नल कितने पर आया. ये अपना वो ओरिजिनल सिग्नल है, देखो ऐसा दिख रहा है. जो बेचारा किसी आई हाफ वाले न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट कर गया एक से, तो अपने आप को 2 में तोड़ लिया, ऐसा दिखियो. और आपको पता है स्प्लिटेड सिग्नल के बीच का जो गैप होता है उसे हम ए कहते हैं. तो पोजीशन ऑफ ए तो कितना हो गया मेरे लिए, हाँ जी, 357.3 मिली टेस्ला माइनस 306.6 मिली टेस्ला. डिफरेंस निकाल लो इसका, 50.7 मिली टेस्ला और पोजीशन ऑफ ESR लाइन वो की वही वैल्यू, क्या 357.3 प्लस 306.6 डिवाइडेड बाय 2, 331.9 के आसपास आ जाएगी. पैटर्न समझ आया किस तरह से करते हैं, सिंपल. जब ESR नहीं आया तो NMR में सोचना शुरू कर दो, और वो भी नहीं आया तो फिर मस्त रहो. किसी में हिम्मत है तो बोले इसमें नंबर दे के बताओ मुझे, मान जाओ. इस तरह से छोड़ दो क्योंकि उसमें तुम्हारा फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. पैटर्न ओके. चले अगला पॉइंट, देखिए क्या कहता हूं. लिखिए द ESR spectrum gives four lines of equal
intensity. 4 lines of equal intensity at वैल्यू लिखिए 330.2 मिली टेस्ला, 334.8 मिली टेस्ला, 348.8 मिली टेस्ला एंड 352.7 मिली टेस्ला। कितना है? 357.2 मिली टेस्ला। बात ओके? मैंने क्या कहा है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिए एक बार, देखिए करेक्शन क्या है। लास्ट वाली वैल्यू को 353.4 मिली टेस्ला कर लीजिए, फुल स्टॉप। क्वेश्चन है, हाँ जी, ये वैल्यू क्लियर, कॉमा लगाए। व्हेन द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन interact with two non-equivalent protons, जब दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है तो ये 4 लाइंस आती है इक्वल इंटेंसिटी की। क्लियर? क्या कह रहा हूं? कैलकुलेट नंबर 1 पोजीशन ऑफ ESR लाइन, नंबर 2 हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट, और मैं कह रहा हूं A1 ग्रेटर है A2 से। दो कपलिंग कांस्टेंट होंगे, दो तरह के प्रोटॉन है, एक को A1 कह दिया, दूसरे को A2 कह दिया, और मैंने कहा A1 ग्रेटर है A2 से। कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अब क्या हो रहा है, जरा सिंपली समझना बात को। दो तरह के प्रोटॉन है, नॉन इक्विवेलेंट बोला है, तो 1 से 2 में टूटेगा, फिर हर लाइन फर्दर, तो 2 डबलेट्स आए, ये 4 लाइन, ये तो कंफर्म है। जब I हाफ होता है तो स्प्लिटिंग को n+1 इंटू n+1 कह सकते हैं, तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 इंटू 1 प्रोटॉन प्लस 1, तो पहले 2 में टूटा, फिर हर लाइन 2 में टूटी, है तो पता ही है कि 2 डबलेट्स हैं। पहले 1 प्रोटॉन से इंटरेक्शन किया है तो अपने आप को 2 में तोड़ा, फिर दूसरे प्रोटॉन से इंटरेक्शन किया तो हर लाइन फर्दर 2 में टूटी। ये वही NMR की तरह है जिसे अपन डबल डबलेट कहते थे, यहां भी डबल डबलेट ही है ये, वो की वो लैंग्वेज, वो की वो पैटर्न, पर कभी भी डबल डबलेट बोलेगा नहीं। 4 लाइन बोल दी, हमें कैसे पता चला कि एक साथ 4 में टूटा? अगर ये I हाफ की वजह से एक साथ 4 में टूटता तो 1:3:1 का इंटेंसिटी रेशियो आता, ना कि इक्वल इंटेंसिटी के आते। पहला कॉमन सेंस। दूसरा, जब एक साथ 4 में टूटा होता तो सारे गैप इक्वल होते, ये गैप और इससे इसके बीच का गैप एक जैसा होता। देखो ये गैप 4.2 का, वो उसका अपना 4.6 का है मिली टेस्ला का। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू 4.6 गैप की है? नो। पैटर्न क्लियर? इसका मतलब होता है कि 2 अलग और 2 अलग हो रहे हैं। देखो ये 4.6 का ही गैप है इन दोनों के बीच में। पैटर्न समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तय है कि पहले एक से इंटरेक्ट हुआ, फिर दूसरे से इंटरेक्ट हुआ। आ जाइए, इसका मतलब कहानी क्या आ रही है उसको देखिए। थोड़ा सा इसे ऊपर सरका देता हूं। हाँ जी,
ये गैप और ये गैप एक जैसे, ये दो हैं, एक जैसे बने तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए। ओके, अब आप अपने दिमाग में सेट कर लो, इधर से इधर बढ़ता हुआ मिली टेस्ला लिखना है कि उधर से इधर लिखना है। जैसे टीएमएस में तो अपन उधर से इधर लिखते हैं, आपकी चॉइस है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तुम ग्राफ पेपर का जीरो किस साइड को लेते हो तुम्हारी मर्जी रही है, कोई फांसी चढ़ाता है क्या इसमें। आइए, हमने कहा सबसे पहली वैल्यू है, जरा देखें कितनी, 330.2 मिली टेस्ला। दूसरी वैल्यू है आपकी 334.8 मिली टेस्ला। फिर आपकी वैल्यू है 348.8 मिली टेस्ला। और फिर वैल्यू है आपकी 353.4 मिली टेस्ला। ये पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हो गई आपकी जो आपको दी है, तय है। ये गैप एक ही बात है, ये A2 है। क्यों है A2? पहले उससे स्प्लिट हुआ है जिसका A ज्यादा था और उसको मैंने A1 कहा है, तो पहली स्प्लिटिंग तो A1 वाली है। फर्दर स्प्लिटिंग जो होगी वो A2 की वजह से होगी, A2 छोटा है तो फर्दर स्प्लिटिंग के बाद ही तो स्पेक्ट्रा दिखता है, पहली स्प्लिटिंग तो दिखती नहीं है, वो तो हम फिर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, हमें पता है इन दोनों का मिड, यही तो है वो पहली स्प्लिटेड लाइन। और इन दोनों का मिड अपना ओरिजिनल सिग्नल। सुंदर सा बनाता हूं, ये ओरिजिनल सिग्नल है आपका। एनएमआर का ही लुक है, गौर से देखिए। ओरिजिनल सिग्नल पहले दो में टूटा, यही तो A1 है आपका, और फिर हर लाइन दो में टूटी, वो आपका A2 है। जब ESR ना आए तो NMR में चले जाओ, वो भी ना आए तो घर चले जाओ छोड़ के। सिंपल तरीका है। कोई डाउट कैसे सोचते हैं चीजों को? डन। ये पूछा है मैंने आपसे, तो ये इन दो का मिड निकाल लो, यही आएगा। इन दो लाइन का मिड निकाल लो, यही आएगा। कैसे निकाल लो? वैसे भी ये दो लाइन निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये चाहिए। अब देखो, जो चाहिए वो ढूंढेंगे भी। ये वैल्यू कितने पर आएगी? इन दोनों का मिड निकालो। ये A2 देख लो सबसे पहले, तो A2 कितना है आपका? हाँ जी, 353.4 माइनस 348.8। 14 में से 8 जाते हैं तो 6, 9, 8, 4.6 मिली टेस्ला। A2 कितना है आपका? ये 4.6 मिली टेस्ला। तो 100% ये भी 4.6 मिली टेस्ला ही होगा। A2 ही तो है। अब 4.6 का मिड देख लो दिमाग में, 2.3। इस वैल्यू से 2.3 घटा दो या इसमें 2.3 जोड़ दो, बिल्कुल बीच की लाइन की पोजीशन आ जाएगी कि ना। कॉमन सेंस यार। भाई कोई गैप 4 का है तो हम कहते हैं बीच की लाइन का आएगी, या में से 2 घटा लो या में 2 जोड़ लो, बीच को लाइन आ जावे। तो कॉमन सेंस, अगर इस वैल्यू में मैं 2.3 जोड़ दूं, 2 जोड़ते ही तो ये होगा 350 और 3 जोड़ते ही वो हो गया 11, तो 251, सॉरी 351.1 मिली टेस्ला। इसकी पोजीशन हो गई आपकी। इन दोनों का मिड, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, यही आएगा। अपना देसी तरीका थोड़ा सा तो चलता रहता है।
क्लियर है क्या कह रहा हूं? ऐसे ही वही वैल्यू इसमें 2.3 जोड़ दो, मिड वही तो आएगा, 4 पूरा गैप है तो बीच का आधा गैप कितना हो गया 2.3, तो इसमें 2.3 जोड़ो तो ये वैल्यू कितनी आई 332.5 मिली टेस्ला। ये गैप क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो मेरे लिए A1 कितना हो गया 351.1 मिली टेस्ला माइनस हाँ जी 332.5 मिली टेस्ला, घटा लो। ओके 351 में से 232 घटाओ, अपने आप आ जाएगा। चलिए 351.1 माइनस 332.5 18.6, ये आ गया 18.6 मिली टेस्ला। अब ये मिड चाहिए आपको, ओरिजिनल सिग्नल कितने पे आया, कॉमन सेंस है, इन दोनों वैल्यू का मिड निकाल लो, या कहूं इसका आधा कर लो 9.3, इसमें 9.3 जोड़ दो या इसमें से 9.3 घटा दो, बीच की लाइन आ जाएगी कि ना, कितने प्यारी है। आ जाओ इसमें 9.3 जोड़ के देखो तो ये आ गया 8, 9.3 जोड़ूंगा तो 8 और या मैं 9 जोड़ूं तो 41, ये आ गया आपका 341.8 मिली टेस्ला। ये ओरिजिनल सिग्नल है तुम्हारा, जो पहले प्रोटॉन ए टाइप के प्रोटॉन से इंटरेक्शन की वजह से 2 में टूटा है, फिर हर लाइन फर्दर 2 में टूटी है। अब भी अगर समझ नहीं आए ESR लाइन कैसे आती है, पोजीशन क्या है, कपलिंग कांस्टेंट क्या है, तो जिसमें भी आपने जो कुछ लिखा है उसे फाड़ दो, डिजिटल में नोट किया है तो तोड़ दो, झंझट ही खत्म, दोबारा दिखेगा ही नहीं आपको। क्लियर? अब कल से ये तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया जो अपना पहले दिन होता है नॉर्मली, कि आता क्या है, थ्योरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बात। अब आते हैं कि एग्जाम में क्या आता है, या तो ये न्यूमेरिकल आएंगे, वरना सीधा क्या आएगा, दया आ गई तो फॉलोइंग में से कौन ESR देने में सक्षम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला ढूंढना है 4 ऑप्शंस में। फिर क्या बचता है, लाइंस की संख्या। ये जो क्वेश्चन है हाइपरफाइन लाइंस, नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस, अपनी अगली क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टर्म्स को कल एक्सप्लेन करेंगे हम। हाइपरफाइन लाइंस क्या होती है अभी बताई थी, इंटरेक्शन होता है तो हाइपरफाइन लाइंस आती है। 3 टर्मोलॉजी ESR में, हाइपरफाइन लाइंस, सुपरफाइन लाइंस और फाइन लाइंस, 3 टर्मोलॉजी है ESR के अंदर, हाइपरफाइन लाइंस, फाइन लाइंस और सुपरफाइन लाइंस। कल ये तीनों टर्मोलॉजी एक्सप्लेन है, कल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो कल की क्लास छोड़ दो, एक क्वेश्चन छोड़ दो।